नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ की यूनिट 2 के बारे में। तो ये बेसिकली थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो यूनिट 2 है ऑफ द फैमिली लॉ, वो बात करती है मुस्लिम मैरिज और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज की। तो फर्स्ट यूनिट बात करती है हिंदू मैरिज की और सेकेंड यूनिट बात करती है मुस्लिम मैरिज की। तो इसमें सबसे पहले दो चीजें समझनी है कि मैरिज को मुस्लिम टर्म में या फिर कहूं तो उर्दू में बोला जाता है निकाह। ठीक है, तो बेसिकली निकाह मतलब मुस्लिम मैरिज उसको कवर करती है। तो सबसे पहले इसमें आता है डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एंड नेचर। उसके बाद सेकंड आता है एसेंशियल्स और उसके बाद थर्ड आता है इसके काइंड्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मुट्टा मैरिज, डिस्टिंक्शन बिटवीन निकाह एंड मुट्टा मैरिज। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका फर्स्ट एस्पेक्ट है, दैट इज मैरिज। उसके बाद जो सेकंड है, जो यूनिट ही क्लियर करती है कि मुस्लिम मैरिज की होगी पहली पार्ट में बात, और फिर आती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो बात होगी सेकंड पार्ट में, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जिसकी हेडिंग है। और डिसोल्यूशन कैसे होता है, मतलब मैरिज खत्म कैसे होती है, बाय तलाक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ तलाक, कंडीशन, मोड्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके तलाक यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये आपका लेटेस्ट एक्ट है जो कि मुस्लिम मैरिज को कोडिफाई करके कि अगर किसी पर्सन को मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व करना है तो वो कैसे करेगा, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो बेसिकली ये है आपका सिलेबस जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूं तो बेसिकली जो निकाह वाला फैक्टर है ये दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और जो तलाक वाला एस्पेक्ट है वो बेसिकली 12.5 में पूछ सकते हैं, बट जो आपका बाकी जो मैरिज का एस्पेक्ट है जिसमें कंडीशन और वैलिडिटी वगैरह या फिर मुट्टा मैरिज और मैरिज का डिफरेंशिएशन या सिमिलरिटीज, वो पूछ सकते हैं आपके 12.5 में। बाकी इंडिविजुअली कोई भी टॉपिक आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये है इसका बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है निकाह। निकाह मींस मैरिज। अगर हम मुस्लिम टर्म में बात करेंगे तो निकाह मींस मुस्लिम मैरिज। निकाह मींस क्या है, यूनियन या फिर टाई अप। तो बेसिकली अगर दो लोग, अपोजिट जेंडर के दो लोग एक दूसरे के साथ टाई अप करते हैं इन द टर्म्स ऑफ निकाह तो बन जाती है मुस्लिम मैरिज। ठीक है, एंड इस्लामिक लीगल टर्मिनोलॉजी है ये, बेसिकली इस्लामिक लीगल टर्मिनोलॉजी। इट रेफर्स टू अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। तो बेसिकली जो हिंदू मैरिज मानी जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाती, वो सैक्रामेंट माना जाता है। पर जो मुस्लिम मैरिज होती है टेक्निकली कहीं ना कहीं वो सैक्रामेंट है, बट इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं, इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक टर्म आता है इजब और कबूल। तो बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, इसलिए इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो इस्लामिक लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बेसिकली जो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड का एक प्रोसेस है उसको लीगलाइज प्लस उस चाइल्ड को लेजिटिमेट डिक्लेयर करने के लिए निकाह जरूरी है एज पर द इस्लामिक लॉ। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड निकाह क्या होंगे एसेंशियल्स। तो सबसे पहले प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो इसीलिए इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इजब ओ कबूल। ठीक है, तो बेसिकली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही चीजें इसमें आती हैं। मस्ट बी मेड इन वन सिटिंग, एक सिटिंग में। जैसे मैंने अभी आपको ऑफर दिया तो आप एक्सेप्ट करोगे तो वो बन जाएगा सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई मेल पर्सन इन सेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड या फिर फॉर्मिंग अ फैमिली किसी वुमेन को ऑफर देता है ऑफ मैरिज और वो एक्सेप्ट कर ले तो बन जाता है निकाह हो जाता है। ठीक है, बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर एंड अनकंडीशनल। तो क्लियर होना चाहिए कि किस इंटेंशन से ऑफर दिया जा रहा है, प्लस अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई भी कंडीशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन कॉम्पिटेंट पार्टीज क्या है, बोथ ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट बी साउंड माइंड। दोनों का माइंड जो है वो इस चीज को समझ पाए कि इंटेंट क्या है इस ऑफर का। ठीक है, देन अटेन्ड प्यूबर्टी, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, 18 प्लस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्यूबर्टी है, जनरली 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में मान लिया जाता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, एग्जांपल ब्लड रिलेटिव्स, फॉस्टर एज एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं है प्लस प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली है और साउंड माइंड का है तो मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, ये जरूरी एस्पेक्ट है कि जब भी कोई ऑफर होगा और उसका एक्सेप्टेंस होगा इन द मुस्लिम मैरिज तो उसमें विटनेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अब दो बाइफिकेटेड लॉज हैं, दैट इज सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ। तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग 2 मेल और 1 मेल प्लस 2 फीमेल, या तो 2 मेल लोग होंगे या फिर 2 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा, मतलब 1 मेल का होना तो मैंडेटरी है। ठीक है, एडल्ट मुस्लिम विटनेसेस आर नेसेसरी। तो यहां पे क्या है, एडल्ट, एडल्ट मतलब 18 प्लस,
यहाँ पे प्यूबर्टी नहीं है, यहाँ पे है एडल्ट, एडल्ट मतलब 18+, ठीक है। शिया लॉ में देखें अगर, विटनेसेस आर नॉट एसेंशियल बट रिकमेंडेड, एसेंशियल नहीं है बट रिकमेंडेड है, कहा जाता है कि अगर हो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। देन उसके बाद फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब वही जो हमने सिविल लॉ में पढ़ी थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी कि जो कंसेंट होनी चाहिए अगर ऑफर का एक्सेप्टेंस हो रहा है तो विदाउट एनी फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस या कोर्जन वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। कंसेंट मस्ट बी वॉलंटरी, कोर्जन, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन इनवैलिडेट्स द निकाह। तो अगर कोई कंसेंट ऐसे अचीव करी हुई है जहां पे कोर्जन, फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन है तो वो क्या है, वो वैलिड निकाह नहीं माना जाता, ठीक है। देन उसके बाद मेहर, मेहर मतलब डावर, डावर और डाउरी में थोड़ा डिफरेंस होता है। डाउरी बेसिकली डिमांड की जाती है जनरली बाय द ग्रूम साइड, ठीक है, इन हिंदू मैरिजेस, ठीक है, तो वो चीज प्रोहिबिटेड है। बट डावर मींस गिफ्ट है फ्रॉम द हस्बैंड टू द वाइफ इन केस ऑफ मुस्लिम मैरिज, ठीक है। तो मैंडेटरी गिफ्ट है फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ। और जो हिंदू में डाउरी होती है वो बेसिकली क्या है, वो मैंडेटरी नहीं होता, वो रिलीजियस एस्पेक्ट उसमें नहीं होता। कैन बी प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, और डेफर्ड मतलब बाद में, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप मैरिज के वक्त ही उसको डावर दो या फिर मैरिज होने के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज की बात पे एग्री हुए हैं दोनों, मतलब लड़का और लड़की किस चीज की बात पे एग्री हुए हैं, अगर प्रॉम्प्ट डावर पे या फिर डेफर्ड डावर पे, ठीक है। देन फेलियर टू फिक्स मेहर डज नॉट अवॉइड द निकाह बट द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू प्रॉपर डावर, दैट इज मेहर ए मुस्लिम। तो बेसिकली क्या है कि अगर फिक्स नहीं किया गया मेहर को, पहले शादी के पहले मेहर को फिक्स नहीं किया गया तो वो निकाह को वॉइड डिक्लेयर नहीं कराता, बट जो वाइफ है उसके पास प्रॉपर डावर का राइट आ जाता है। अभी प्रॉपर डावर हम डिस्कस करेंगे जब हम पूरा डावर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना है टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज कितने टाइप्स की होती है। तो पहला वैलिड, जैसे हिंदूज में होती है वैलिड मैरिज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सही, ठीक है। इट मीट्स ऑल द लीगल कंडीशंस, तो जो लीगल कंडीशंस अभी हमने समझी उसको ये मीट करता है तो ये क्या हो जाता है, वैलिड निकाह, ठीक है। देन गिव्स फुल राइट्स टू हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसमें अगर वैलिड निकाह है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो निकाह से रिलेटेड राइट्स हैं वो पूरे पूरे मिल जाते हैं। देन उसके बाद आता है वॉइड, वॉइड मैरिज, तो इसको बोलते हैं बातिल, ठीक है। अगेंस्ट फंडामेंटल रूल्स, एग्जांपल मैरिंग समवन विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, तो अगर कहीं आप गलत रिश्ते में शादी कर रहे हो तो दैट इज वॉइड मैरिज, दैट इज बातिल, बट उसको क्या बोलते हैं, वो फ्रॉड, फंडामेंटल रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है, और इसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, कोई लीगलिटी नहीं आ सकती और ना ही आपके पास कोई लीगल राइट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद इरेगुलर मैरिज, दैट इज फासिद, मतलब इरेगुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थर्ड टाइप है, जैसे हिंदूज में होता है ना वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल, तो सिमिलरली जो इरेगुलर मैरिज है उसमें क्या होता है कि जब इरेगुलरिटी को दूर कर दिया जाता है तो मैरिज बन जाती है वैलिड मैरिज, ठीक है। हैज रेमिडिएबल डिफेक्ट, मतलब जिस डिफेक्ट को रेमेडिफाई किया जा सकता है, जिस डिफेक्ट की रेमेडी अवेलेबल है तो उसको बोला जाता है इरेगुलर मैरिज, ठीक है। एग्जांपल एब्सेंस ऑफ विटनेस, मैरिंग द फिफ्थ वाइफ, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्लिम लॉ के अंदर 4 शादियां अलाउड होती हैं, तो बट अगर कोई पर्सन फिफ्थ मैरिज कर ले तो क्या होगी, वो वॉइड मैरिज नहीं होगी, वो होगी इरेगुलर मैरिज। और इरेगुलर मैरिज का मतलब मान लो कि सपोज एक्स पर्सन ने 4 शादियां की और उसने ये फिफ्थ मैरिज भी कर ली, तो ये मैरिज होगी इरेगुलर मैरिज और ये मैरिज होगी वैलिड मैरिज, ठीक है, वैलिड और ये इरेगुलर। तो इसको रेगुलर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को भी अगर इसे तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये वैलिड मैरिज हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कि रेमेडी इसकी अवेलेबल है इसलिए ये इरेगुलर मैरिज है, अगर रेमेडी अवेलेबल नहीं होती तो ये वॉइड मैरिज बन जाती। इट कैन बी रेगुलराइज्ड लेटर, तो रेगुलराइज हो सकती है, ऐसा एक ऑप्शन है इस मैरिज का। देन उसके बाद लीगल स्टेटस देखते हैं निकाह का इंडिया में क्या है, वो चीज समझते हैं। मुस्लिम मैरिजेस आर गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉ, तो बेसिकली इसका कोई कोडिफाइड वर्जन नहीं है बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ही है जो इस चीज को गवर्न करता है, नॉट कोडिफाइड अंडर एनी स्टैट्यूट लाइक हिंदू मैरिज एक्ट। तो बेसिकली मुस्लिम मैरिज एक्ट नाम का कोई स्टैट्यूट नहीं है, तो पर्सनल लॉ जो कहता है, जो शरिया प्लस जो कुरान के अकॉर्डिंग जो इंटरप्रिटेशन आती है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ गवर्न किया जाता है, और गवर्न करने के बाद जो उसका पर्सनल लॉ कहता है वही चीज के अकॉर्डिंग मैरिज को गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है, पहला शरीयत एक्ट, ठीक है, तो ये शरीयत एक्ट है। देन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो ये बेसिकली डाइवोर्स के लिए बनाई गई थी। एंड देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इट इज समवेयर लिंक्ड टू बी अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए
यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट लाइक कंसेंट वगैरह समझने के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। एंड देन इंडियन पिनल कोड इन केसेस लाइक बाइगेमी, क्रुएलिटी एक्सेट्रा। तो बाइगेमी इसमें तो जनरली होती नहीं है, ठीक है, बट क्रुएलिटी वगैरह हो सकती है, तो इसलिए इंडियन पिनल कोड का भी रेफरेंस लिया जा सकता है। और अब अगर कहूं तो बीएनएस का, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले तो राइट्स एंड ड्यूटीज अराइजिंग फ्रॉम निकाह फॉर हस्बैंड। तो बेसिकली जब भी शादी होती है तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, प्लस कुछ ना कुछ राइट्स आते हैं। तो वो क्या है, तो सबसे पहले तो प्रोवाइड मेंटेनेंस, मेंटेन करना हस्बैंड का राइट है, या फिर कहूं तो मेंटेन करना हस्बैंड की ड्यूटी है, ठीक है। देन रिस्पेक्ट वाइफ्स डिग्निटी, तो वाइफ की डिग्निटी मतलब इज्जत करना हस्बैंड की ड्यूटी है। देन आगे चले, नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग हर रिलीजन, मतलब हस्बैंड की ड्यूटी है कि अपनी वाइफ को रिलीजन को प्रैक्टिस करने से ना रोके, ठीक है। तो बेसिकली एक और चीज है, आपको बताता हूं कि जो मुस्लिम मैरिजेस है या फिर मुस्लिम लॉ जो है वो बेसिकली जैसे हिंदू लॉ में क्या होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट उस पर अप्लाई करती है, बट मुस्लिम मैरिज के लिए दोनों पर्सन का मुस्लिम होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन हिंदू है और एक पर्सन मुस्लिम है और उनके बीच में निकाह होना है तो ये जरूरी हो जाएगा कि जो हिंदू पर्सन है उसको कन्वर्ट होना पड़े मुस्लिम रिलीजन में, तभी वो मुस्लिम मैरिज के अंदर अपनी मैरिज को सोलमनाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो भी हमारे सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल मैरिज एक्ट की शायद लास्ट यूनिट है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर नॉन कन्वर्ट हुए मुस्लिम मैरिज करनी है या फिर मुस्लिम रिलीजन में शादी करनी है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखें तो वाइफ की क्या जिम्मेदारी है, तो वाइफ की जिम्मेदारी मतलब क्या है, ओबीडियंस इन लॉफुल मैटर्स। तो बेसिकली अगर कोई हस्बैंड कुछ बात कह रहा है तो उसको मानना, ये वाइफ की जिम्मेदारी है। फुलफिल मैरिटल ऑब्लिगेशंस, तो मैरिटल ऑब्लिगेशंस जो भी है जैसे कोहैबिटेशन वगैरह, तो वो चीज फुलफिल करना वाइफ की जिम्मेदारी है। देन ऑब्जर्व इद्दत आफ्टर डाइवोर्स और हस्बैंड्स डेथ, तो अगर डाइवोर्स हो जाए, जैसे तलाक वगैरह हो जाए या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो उसमें इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना होता है, मतलब इद्दत पीरियड को फॉलो करना होता है, ठीक है। देन आगे चले, अब आ जाओ महर पे। तो बेसिकली महर मैंने बता दिया, इट इज डावर, और डावर मतलब जो हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करता है एज अ गिफ्ट और जो कि मैंडेटरी है इन रिलीजियस एस्पेक्ट। तो बेसिकली महर क्या है, ऑल्सो कॉल्ड डावर, इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट द हस्बैंड एग्रीज टू पे द वाइफ एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कमिटमेंट इन अ मुस्लिम मैरिज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक रिस्पेक्ट और कमिटमेंट का तरीके का एक टोकन है जो कि हस्बैंड प्रॉमिस करता है, एग्री करता है वाइफ को देने के लिए, ठीक है। इट इज नाइदर ब्राइड प्राइस नॉर अ डाउरी, तो ये ना ही तो ब्राइड का प्राइस है ना ही ये डाउरी है। देन इट इज लीगल राइट ऑफ द वाइफ एंड अ सिंबल ऑफ ऑनर, तो बेसिकली लीगल राइट ऑफ द वाइफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है। तो कोर्ट में अगर वाइफ जाए और उसको डावर ना मिला हो तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। देन दिस इज अ कुरानिक बेसिस, ठीक है, ऑफ द डावर। देन उसके बाद चले तो लीगल नेचर ऑफ द महर क्या है, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन नॉट चैरिटी। तो बेसिकली क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई चैरिटी का काम नहीं है, वो लीगल ऑब्लिगेशन है जो हस्बैंड को फुलफिल करनी है। देन इट इज अ प्री कंडीशन ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम, तो बेसिकली इट इज अ प्री कंडीशन ऑफ द मैरिज। तो हो सकता है ये, देखो कंडीशन दो तरीके की हो सकती है, एक होती है इम्प्लाइड और एक होती है एक्सप्रेस्ड। तो अगर मैरिज से पहले आपने डावर फिक्स कर लिया तो क्या हुआ, एक्सप्रेस्ड, और अगर मैरिज से पहले आपने डावर फिक्स नहीं किया तो क्या हुआ, इम्प्लाइड। मतलब डावर है तो सही बट वो फिक्स नहीं है, तो प्रॉम्प्ट हो जाता है, जैसे वाइफ चाहे इंस्टेंटली उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फेलियर टू फिक्स महर डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू प्रॉपर डावर, दैट इज महरे मिस्ल। द महर क्रिएट्स अ डेट लाइक लाइबिलिटी ऑन द हस्बैंड। तो बेसिकली ये क्या है, एक कर्ज की तरह होता है कि जब तक इसको पे नहीं किया जाता तब तक ये कर्ज की तरह रहता है, ठीक है। देन आगे चाहे तो सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ महर हम समझते हैं, टाइप्स ऑफ डावर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है स्पेसिफाइड, दैट इज महर मुसम्मा, दैट इज एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ मैरिज। तो जब शादी हो रही है उसी टाइम पे अगर एग्री हो गया तो दैट इज स्पेसिफाइड। देन उसके बाद अनस्पेसिफाइड, तो महर मिस्ल जो हमने अभी देखा, दैट इज प्रॉपर डावर, नॉट फिक्स्ड एट द मैरिज, डिटरमाइंड लेटर बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द वाइफ। तो जब शादी हो रही थी तब फिक्स नहीं किया गया, बट बाद में उस चीज को डिटरमाइन किया गया। देन उसके बाद प्रॉम्प्ट, ठीक है, दैट इज मुअज्जल पेबल इमीडिएटली ऑन द डिमांड आफ्टर द मैरिज। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट मतलब आफ्टर द मैरिज जब भी वाइफ डिमांड कर दे आपको इमीडिएटली पे करना है, मतलब हस्बैंड को इमीडिएटली पे करना है। देन डेफर्ड डावर, दैट इज मुअज्जल पेबल आफ्टर डिवोर्स और डेथ बाय द हस्बैंड। तो जब डाइवोर्स का टाइम आएगा
या फिर अगर डेथ हो गई तो हस्बैंड का जो एसेट्स होंगे उसमें से ये पे किया जाएगा, दैट इज डेफर्ड डावर, जो कि इमीडिएटली पे नहीं किया गया हो एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर द मैरिज। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। तो बेसिकली इसमें आपको ये वाली टर्म्स भी, दैट इज उर्दू टर्म्स, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ का सब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ यही टर्म्स लिखी हुई होती है, तो आपको ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद देखें तो प्रॉम्प्ट डावर क्या है, वाइफ कैन रिफ्यूज कॉन्जुगल राइट्स अंटिल इट इज पेड। तो अगर प्रॉम्प्ट डावर है, प्रॉम्प्ट डावर मतलब वो जो कि इमीडिएटली पे करना होता है, अगर वाइफ ने डिमांड कर दिया आफ्टर द मैरिज, जिस भी वक्त डिमांड कर दिया उसको इमीडिएटली पे करना है। अगर पे नहीं किया गया तो वाइफ क्या कर सकती है, जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उसको डिनाई कर सकती है। ठीक है, देन ट्रीटेड एज द डेट पेएबल ऑन डिमांड। तो बेसिकली ये डेट माना जाता है कब तक, जब तक पे ना हो जाए, और कब पे होगा, जब डिमांड होगी। तो डिमांड जब तक नहीं होती तब तक ये कर्जा माना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफर्ड डावर को अगर देखें तो कंसीडर्ड एज अ डेट अगेंस्ट द हस्बैंड एस्टेट अपॉन डेथ। तो बेसिकली जनरली दो चीजों में आता है, या तो डाइवोर्स हो जाए या फिर डेथ हो जाए। तो ये हस्बैंड के एस्टेट पे माना जाता है कि अगर हस्बैंड उसको फुलफिल करने में असमर्थ है, नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, उसका जो एस्टेट होगा, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वहां से वो चीज रिकवर कराई जाएगी। वाइफ कैन क्लेम इट फ्रॉम इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी। तो जब भी इनहेरिटेंस के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें ये डावर की अमाउंट अलग करी जाएगी इन द नेम ऑफ वाइफ। ठीक है, देन उसके बाद फिक्सेशन ऑफ मेहर क्या है, पार्टीज में म्यूचुअली डिसाइड द अमाउंट। तो ये क्या चीज है कि जब शादी हो रही है तो पार्टीज अपनी मर्जी से अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं। नो मिनिमम लिमिट्स इन सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ में कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, बट शिया लॉ में रीजनेबल अमाउंट इज प्रेफर्ड। ठीक है, देन उसके बाद ये कैसे हो सकती है इसकी पेमेंट, या तो कैश, प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल एसेट, देन इवन रिलीजियस सर्विसेज और एजुकेशन। तो बेसिकली डावर बेसिकली कैश में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स के थ्रू भी दी जा सकती है, और साथ ही साथ जैसे कुछ सर्विसेज होती है, जैसे कुरान पढ़ना सिखाया, तो दैट इज अ रिलीजियस सर्विस, तो ऐसे भी डावर पे की जा सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। अब व्हेन मेहर बिकम्स पेएबल, तो मेहर पेएबल कब होती है, मैरिज कंज्यूमेटेड। जब मैरिज कंज्यूमेट हो जाए तब क्या है, फुल डावर पेएबल हो जाती है। फुल डावर जो इतनी भी डिसाइड हुई है वो सारी। मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड बट डिसॉल्व्ड बाय द हस्बैंड डेथ। तो अगर मैरिज कंज्यूमेट होने से पहले ही हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फुल डावर पेएबल हो जाती है बाय द एसेट्स ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, देन मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड डिसॉल्व्ड बाय डाइवोर्स। तो डाइवोर्स की वजह से अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाए बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, तो उस केस में क्या होती है, हाफ ऑफ द डावर इज पेएबल। कुरानिक रूल है ये कि अगर शादी कंज्यूमेट ना हो पाए, मतलब कोहेबिटेशन ना हो पाए, और उससे पहले डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, बाय डाइवोर्स, डेथ से नहीं डाइवोर्स से। ठीक है, तो डाइवोर्स अगर डिसॉल्व हुई तो हाफ, अदरवाइज के केसेस में कंज्यूमेट हो गई है तो फुल, और अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है बट हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फुल। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। राइट्स ऑफ वाइफ इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। तो अगर नॉन पेमेंट हो, मतलब डावर देने में हस्बैंड असमर्थ हो, तो उस केस में वाइफ के पास क्या राइट्स हैं, तो पहले तो रिफ्यूज कॉन्जुगल रिलेशंस। तो कॉन्जुगल रिलेशंस को रिफ्यूज कर सकती है, उसके पास फुल राइट है। देन राइट टू फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर, जैसे हम लोग फाइल करते हैं रिकवरी ऑफ मनी के लिए। ठीक है, तो मनी के लिए हम जब फाइल कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने किसी को पैसा दिया है तो उसका ड्यूटी है कि वो हमारा पैसा वापस करे। तो दैट इज, अगर हमें वो पैसा वापस नहीं करता तो हम कहां जाते हैं, रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल कर देते हैं। तो वैसे ही वाइफ के पास राइट है, बिकॉज डावर भी माना जाता है एज अ डेट। तो अगर कर्जा माना गया है तो कर्जे को पे करना, जिसने कर्जा दिया है उसकी अधिकार है कि वो अपना कर्जा वापस ले सकता है। तो बेसिकली क्या है, डेट की तरह माना जाता है, और डेट को वापस लेने के लिए रिकवरी का सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद राइट टू रिस्ट्रेन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ अनपेड डावर। तो बेसिकली इसको राइट टू लियन बोलते हैं। लियन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी बैंक से लोन लेते हो तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो जब तक आप बैंक का लोन रिपे नहीं कर देते तब तक वो सिक्योरिटी अमाउंट आपकी, या फिर सिक्योरिटी वैल्यू, अगर कोई आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखी है तो आपको नहीं छोड़ते। तो वैसे ही अगर वाइफ का जब तक डावर पे नहीं हो जाता तब तक लियन के रूप में हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती है, रिटेन कर सकती है, उसके बाद फुल राइट है जब तक उसका डावर पे नहीं हो जाता। ठीक है, देन उसके बाद जुडिशियल अप्रोच अगर देखें तो ये केस लॉस है, एक बार देख लोगे आप, ये आपको बेसिकली एक लाइन में समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इसमें कोई भी एक दो केस लॉस आप देख लेना। ठीक है, वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक ये पूरे केस लॉस ही मेंशन है, तो इसमें कोई भी एक दो केस लॉ आप देख लेना, आप अपने एग्जाम में आंसर में लिख सकते हो फॉर योर बेटर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो इसमें आता है मेहर वर्सेस डाउरी। तो डाउरी मतलब दहेज और मेहर मतलब गिफ्ट बाय द हस्बैंड। ठीक है, तो दोनों में क्या
डिफरेंस है या डिस्टिंक्शन है? तो डेफिनेशन देखें तो ऑब्लिगेटरी पेमेंट है क्या? महर। महर ऑब्लिगेटरी पेमेंट है बाय द हस्बैंड, ठीक है। और डाउरी क्या है? डिमांडेड बाय द ग्रूम साइड। जनरली ग्रूम्स जो है मतलब जो दूल्हा है, जो लड़के वाले हैं वो डिमांड करते हैं। देन आगे चलते हैं। लीगल स्टेटस देखा जाए तो ये रिलीजियस है। अब अभी तक क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी पूरे इंडिया में नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से जो मैरिजेस हैं वो लोकल लॉ के थ्रू गवर्न होती है, मतलब रिलीजियस या फिर कस्टमरी लॉ के थ्रू। तो जो ये डावर वाला कंसेप्ट है ये रिलीजियस माना जाता है और इसलिए लीगली अलाउड है। बट जो डाउरी वाला कंसेप्ट है, क्योंकि वो लीगल नहीं है इसलिए वो प्रोहिबिटेड है और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद पर्पस अगर देखें टू ऑनर एंड प्रोटेक्ट द वाइफ, तो बेसिकली डावर का जो पर्पस है वो प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वाइफ को इज्जत देने के लिए है। और जो डाउरी का है वो एसोसिएटेड विद हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो जबरदस्ती का डिमांड, दैट इज हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद ऑनरशिप अगर देखें तो बिलोंग्स ओनली टू वाइफ, तो ये जो उसकी ऑनरशिप है, मतलब डावर की जो ऑनरशिप है वो सिर्फ वाइफ के पास है। और जो डाउरी है उसकी ऑनरशिप किसके पास होती है? ग्रूम एंड हिज फैमिली के पास, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो क्विक रिवीजन टेबल है और एज यूजुअल हमेशा रहती है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन टेबल में हम महर को पूरा देख लेते हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है। ये आप एक बार देख लोगे, रिवाइज कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि पूरी वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, कुरानिक सोर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कुरान का अच्छा नॉलेज है, एक बार प्लीज मुझे वेरीफाई भी कर देना कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स, उसके बाद हु फिक्सेस मिनिमम अमाउंट, ये बेसिकली आपकी सारी चीजें क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। देन आगे चले। इन्फोर्सिबल, यस, ठीक है। डाइवोर्स और डेथ अगर हो जाए तो डिपेंड ऑन, ठीक है। उसके बाद लियन, ये सब चीजें यहाँ पे आपकी रिवीजन टेबल खत्म हो जाती है। देन उसके बाद देखें तो फिर से केस लॉज है, तो कोई भी एक दो केस लॉ आप मेंशन कर सकते हो इन योर एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं वापस निकाह पे, क्योंकि निकाह का एक एस्पेक्ट था डावर, तो अब डावर के बाद फिर से निकाह के कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन मतलब जो निकाह या मैरिजेस हो रही हैं उनको सरकार के रजिस्टर में दर्ज करा देना कि भाई इस पर्सन की इस पर्सन से शादी हुई है। तो बट अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है, बिकॉज एविडेंस इन्वॉल्व होता है उससे। अगर मान लो कल को कोई शादी में दिक्कत आती है तो वो वहां से एविडेंस हम ले सकते हैं कि मैरिज हुई भी थी या निकाह हुआ भी था या नहीं होता, ठीक है। देन मैनी स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, असम एटसेट्रा हैव मेड निकाह रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अंडर लोकल लॉज। तो अगर कोई स्टेट किसी भी लॉ के तहत कोई भी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी कर दे तो वहां पे फिर मैंडेटरी हो जाता है, बट जनरली अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं आया। देन जुडिशियल अप्रोच देखें अगर इंडिया की क्या है, तो जो निकाह है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम समझ चुके हैं। देन इन्फोर्सेबल लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह इन्फोर्सेबल है, ठीक है। देन सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मिटी एज पर्सनल लॉज प्रिवेल, तो पर्सनल लॉज के तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, मतलब उस पर नॉर्मल सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया जाएगा बल्कि पर्सनल लॉ की तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा। देन आगे चलते हैं। देन अगेन योर रेलेवेंट केस लॉज, ठीक है। कोई भी एक दो आप इंपॉर्टेंट इसमें से मैरिज के उस पे है ये, ठीक है। तो कोई भी एक दो इंपॉर्टेंट केस लॉज आप इसमें मेंशन कर सकते हो इन योर आंसर शीट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके केस लॉज खत्म हो गए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कस्टमरी एंड जुडिशियल इनोवेशन क्या है। While classical Islamic law governs निकाह, Indian courts have introduced पहला reconciliation procedures। मतलब क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाए तब भी उसको रिकंसिलिएट करो ताकि मैरिज को बचाया जा सके। Emphasis on recorded and written contracts, तो बेसिकली रिकॉर्डेड और रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा एम्फेसिस रहता है। एंड अवेयरनेस अबाउट वुमेन राइट इन मैरिज, तो बेसिकली वुमेन राइट्स जो है उस पर बहुत सारा काम हो रहा है ताकि उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जा सके। देन आगे चलें। अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ निकाह। कितने टाइप के होते हैं निकाह, ये फर्स्ट पार्ट का ही सब टॉपिक है, दैट इज काइंड ऑफ निकाह, इसको समझना है हमें। अंडर इस्लामिक लॉ मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस, मैरिज में बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो मैरिज को इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला वैलिड मैरिज, ये हम डिस्कस कर चुके कि जब प्रॉपर तरीके से वैलिड प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस हुआ हो तो दैट इज वैलिड मैरिज। कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, फ्री कंसेंट हो, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ना हो, प्रेजेंस ऑफ विटनेस हो, ठीक है, पेमेंट और प्रॉमिस ऑफ मेहर हो, तो क्या बन जाती है वो वैलिड मैरिज बन जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन लीगल इफेक्ट्स को अगर देखें तो क्या है, तो वैलिड मैरिज है तो फुल कॉन्जुगल राइट्स, जो भी मैरिज के राइट्स हैं वो फुल में आते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं। देन इनहेरिटेंस राइट्स बिटवीन स्पाउसेस, तो अगर हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाए तो उसके जो इनहेरिटेंस लॉज हैं, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा
वो भी राइट्स आ जाते हैं अगर वैलिड मैरिज है तो। देन लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, तो अगर चिल्ड्रन होंगे तो वैलिड होंगे, मतलब लेजिटिमेट होंगे। एंड देन राइट टू मेंटेनेंस आ जाता है अगर वैलिड मैरिज है तो। देन उसके बाद देखिए तो इरेगुलर मैरिज, ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो लैक ऑफ प्रॉपर विटनेस, अगर प्रॉपर विटनेस नहीं है तो मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। देन मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद नॉन मुस्लिम, ठीक है, इन सुन्नी लॉ। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये हैं आपके इरेगुलर मैरिजेस। इरेगुलर का मतलब क्या है, जहां पे इरेगुलरिटी को रिमूव किया जा सके, इरेगुलरिटी को हटाया जा सके। तो जैसे ही इरेगुलरिटी को हटा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेगुलर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और रेगुलर मैरिज हो गई तो हो गई वैलिड मैरिज। तो इफेक्ट क्या है, ये वॉइड नहीं होती बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंटिल इरेगुलरिटी इज रिमूव्ड। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए, मतलब कोर्ट्स में इन्फोर्स करने के लिए इरेगुलरिटी को रिमूव करना जरूरी है। देन चिल्ड्रंस आर लेजिटिमेट, ये आपको याद रखना है कि अगर इरेगुलर मैरिज भी है तब भी चिल्ड्रंस जो होंगे उसके वो होंगे लेजिटिमेट। देन आगे चलें, जब तक इरेगुलर मैरिज है तब तक इनहेरिटेंस राइट नहीं होते, ठीक है। तो जब तक इरेगुलर मैरिज रहेगी तब तक हस्बैंड वाइफ के राइट्स जो होंगे वो इरेगुलर ही रहेंगे, वो इनहेरिटेंस वाले इन्वॉल्व नहीं होने वाले। देन उसके बाद आती है वॉइड मैरिज, जो कि कंप्लीटली इलीगल है या फिर वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। तो ये क्या है, अगर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी कर ली या फिर पॉलीएंड्री, मतलब वुमेन ऑलरेडी मैरिड थी उसने एक और शादी कर ली, ठीक है। देन फॉस्टरेज प्रोहिबिशन, मतलब जहां पे आपका बोलते हैं ना फॉस्टरेज केयर, मतलब अगर आपकी कोई और मदर थी तो बेसिकली मिल्क किनशिप बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपकी किसी और ने करी है तो उस केस में आप उससे शादी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं इन मुस्लिम लॉ। देन उसके बाद देखें तो इफेक्ट क्या है, नो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन, तो क्योंकि ये वॉइड है तो कैसा लीगल राइट और कैसा ऑब्लिगेशन। देन नो इनहेरिटेंस एंड नो मेंटेनेंस, कोई भी राइट नहीं होगा और चिल्ड्रन जो होंगे वो इलेजिटिमेट माने जाएंगे, मतलब नाजायज माने जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को हम देखें तो आरसीआर केस में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें कोई रिटर्न लॉ नहीं है तो आरसीआर का कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन आपको नहीं मिलने वाला। बट अगर टेक्निकली देखोगे बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स तो आरसीआर होता है। डेफिनेशन क्या है देखते हैं, इट इज अ लीगल रेमेडी अवेलेबल टू ईदर स्पाउस व्हेन अदर विदाउट जस्ट कॉज विड्रॉन फ्रॉम देयर सोसाइटी। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन दूसरे की सोसाइटी से, मतलब मान लो एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है, ये दो लोगों ने शादी करी और इसमें मान लो वाई ने या फिर एक्स ने बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी जस्ट कॉज के एक्स या वाई की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, मतलब छोड़ छाड़ के चले गए, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड मॉरल। तो मॉरल नहीं है, इसलिए इसके अगेंस्ट एक रेमेडी है जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूट द कॉन्जुगल राइट्स। तो मतलब जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उसको रेज्यूम कर दो, रेस्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो लीगल बेसिस को देखें तो नॉट एक्सप्लिसिटली फाउंड इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स। वही मैं कह रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक्सप्लिसिटली तो नहीं प्रोवाइडेड है कि भाई फला फला सेक्शन ने ऐसा कहता है, बट जो कोर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज कोर्ट्स का मेन एम ये रहता है कि शादी टूटनी नहीं चाहिए, उसको किस तरीके से बचा लिया जाए। देन एनालॉगस टू सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो लगभग उसी तरीके का यहां भी होता है बट कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन या आर्टिकल नहीं मिलेगा। देन एसेंशियल्स क्या है, पहला अगर आपको रेस्टिट्यूट करानी है तो सबसे पहले आपका वैलिड निकाह होना चाहिए। देन वन स्पाउस विथड्रॉज विदाउट लॉफुल ग्राउंड, कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं हो, जैसे क्रुएलिटी वगैरह उसके साथ हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो विड्रॉ कर ही लेगा या कर ही लेगी, ठीक है। देन अदर स्पाउस मेक्स लीगल डिमांड फॉर रिस्टोरेशन, तो लीगल डिमांड फॉर रिस्टोरेशन होना चाहिए। एंड देन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर सेपरेशन, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है उनके अलग होने के लिए तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री अलाउ कर देगी इन मुस्लिम केसेस आल्सो, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, इफ अ वाइफ लीव्स हर हस्बैंड्स होम विदाउट वैलिड रीजन हस्बैंड कैन फाइल अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हस्बैंड के पास ये राइट आता है। देन उसके बाद दीज आर योर केस लॉज, तो इसमें से कोई भी एक दो केस लॉ आप देख लोगे फॉर द टॉपिक। देन उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस वेयर आरसीआर मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स विल बी डिनाइड। पहला, हस्बैंड ट्रीट्स वाइफ विद क्रुएलिटी, तो मतलब यहां पे क्या है, एक रीजनेबल ग्राउंड आ गया कि क्यों उसने घर छोड़ा, बिकॉज ऑफ क्रुएलिटी उसने घर छोड़ा। देन नो प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस नहीं मिल रहा उसको तो उसने घर छोड़ा, दैट इज आल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड। उसके बाद वाइफ प्रूव्स रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म, तो वाइफ ने प्रूव कर दिया कि वहां पे उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म है, मतलब उसको कभी भी वहां पे हर्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद आगे चलें तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज मोटा मैरिज, ठीक है। मोटा मैरिज मतलब क्या है, टेम्परेरी मैरिज। तो मोटा मैरिज बेसिकली होता है जहां पर आपका परमानेंट नहीं होता सिस्टम, वहां पे टेम्परेरी मैरिज होती है। तो बेसिकली प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए मैरिज होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेरी मैरिज परमिटेड अंडर शिया लॉ बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय
सुन्नी स्कूल्स। तो बेसिकली सुन्नी स्कूल्स में ये नहीं होती, सिर्फ शिया लॉ में ये होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये मैरिज सिर्फ शिया लॉ में अलाउड है, नॉट इन सुन्नीस, ठीक है। देन एसेंशियल्स क्या है, पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इसमें भी होता है। देन इसमें एक जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें फिक्सेशन ऑफ पीरियड ऑफ मैरिज होता है, कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल ये मैरिज अलाउड होगी। मतलब उतने टाइम के लिए ये जो मैरिज होगी ये होगी वैलिड मैरिज, ठीक है। देन उसके बाद फिक्सेशन ऑफ मेहर होता है इसमें भी। एंड देन पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मतलब प्यूबर्टी और कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तो ये इसके एसेंशियल्स हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये इसमें से हटा दिया जाए तो बाकी चीजों का कोई सेंस बनता नहीं है, फिर ये बन जाएगी परमानेंट मैरिज। भाई नॉर्मल मैरिज में ही तो होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिक्सेशन ऑफ मेहर एंड कॉम्पिटेंट पार्टीज। तो अगर ये हो गया तो वैलिड मैरिज हो गई। बट इसमें क्या है, फिक्सेशन ऑफ पीरियड आ गया कि भाई कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे के लिए शादी हो रही है, तो इसलिए ये बन गई मुट्टा मैरिज, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेस, तो विटनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटा मैरिज के लिए कोई भी विटनेस की जरूरत नहीं होती। देन मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स आफ्टर द फिक्स्ड टर्म, तो इसमें बेसिकली तलाक का कोई प्रोविजन जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही फिक्स्ड टर्म खत्म होगा वैसे ही आपकी मैरिज खत्म हो जाएगी। और अगर फिक्स्ड टर्म से पहले खत्म करनी है तो डाइवोर्स का भी प्रोविजन है, या फिर गिफ्ट ऑफ द टर्म। तो अगर सपोज दैट टर्म का आपने गिफ्ट, सपोज दैट 1 लाख रुपए डिसाइड किया हो, तो 1 लाख रुपीज आपने पे कर दिया, तो दैट विल टर्मिनेट द मैरिज, ठीक है। देन नो इनहेरिटेंस राइट बिटवीन द स्पाउसेस, तो इनहेरिटेंस राइट नहीं होते बिकॉज टेम्परेरी है, तो इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। एंड चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट एंड कैन इनहेरिट, तो अगर चिल्ड्रन हो गए उस ड्यूरेशन में तो वो लेजिटिमेट माने जाएंगे और उनके पास इनहेरिटेंस का राइट होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्यों लेजिटिमेट माने जाएंगे, बिकॉज ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज है, टेम्परेरी है बट फिर भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज है। देन लीगल रिकॉग्निशन अगर देखें तो इंडियन कोर्ट क्या है, रिकॉग्नाइज करते हैं मोटा मैरिज को। एंड देन नॉट एप्लीकेबल टू सुन्नीज अनलेस प्रूवन टू फॉलो शिया प्रैक्टिस, तो अगर सुन्नी पर्सन है, अगर ये प्रूव कर दे कि वो शिया लॉ को प्रैक्टिस करता है तो भी मोटा मैरिज अलाउ हो जाएगी, अदरवाइज सुन्नी प्रैक्टिस में तो ये अलाउड नहीं होती। देन उसके बाद देखें तो ये दीज आर द केस लॉज अगेन, तो इसमें से कोई भी आप 1-2 केस लॉ मेंशन कर देना। ये 2 केस लॉज हैं, ठीक है। इन दोनों केस लॉज में से कोई भी एक मेंशन कर दोगे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन निकाह एंड मोटा मैरिज, क्या डिस्टिंक्शन है ये समझते हैं। तो निकाह बेसिकली क्या है, परमानेंट है, मोटा मैरिज टेम्परेरी है, ये हम समझ चुके हैं। देन ड्यूरेशन क्या है, निकाह में जब तक लाइफ है या फिर जब तक तलाक ना हो जाए तब तक वो वैलिड है, और जो मोटा मैरिज है वो फिक्स टाइम की है। देन विटनेस क्या है, मैंडेटरी है इन सुन्नी लॉ, इसमें नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद रेजोल्यूशन को अगर देखें तो डाइवोर्स के थ्रू जो है नॉर्मल निकाह डाइवोर्स या फिर डेथ के थ्रू टर्मिनेट हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है, और जो मोटा मैरिज है वो टाइम के साथ या फिर डेथ के साथ या फिर डाइवोर्स के साथ या फिर गिफ्ट ऑफ द टर्म के साथ टर्मिनेट हो जाती है। देन मेंटेनेंस क्या है, वाइफ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, वाइफ एंटाइटल्ड ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा मोटा मैरिज का, मतलब जब तक वो फिक्स टर्म में टेम्परेरी पीरियड में मोटा मैरिज चलेगी तब तक वाइफ का राइट होगा कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। देन इनहेरिटेंस राइट इसमें होते हैं, मैरिज में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और मोटा मैरिज में नहीं होते। देन रिकॉग्निशन क्या है, एक्सेप्टेड बाय ऑल मुस्लिम्स, वैलिड मैरिज तो हर जगह एक्सेप्टेड है बट मोटा मैरिज केवल शिया में, ठीक है। देन आगे चलते हैं। चिल्ड्रंस की लेजिटिमेसी क्या है, लेजिटिमेट है, ठीक है, फुल राइट्स है, और लेजिटिमेट है और इसमें भी फुल राइट्स है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में लेजिटिमेट है क्योंकि दोनों लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है और इसमें अनरजिस्टर्ड ही होती है जनरली, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली दिस इज योर कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है, ये टॉपिक हमारा इसी के साथ फिनिश हो जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिजेस पे, ठीक है। तो मैरिज का डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो मैरिज मतलब तलाक क्या है मुस्लिम लॉ में, इसको समझना है। तो बेसिकली तलाक जो है वो इस्लामिक लॉ में मतलब क्या है उसका, रेपुडिएशन और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय हस्बैंड एट हिज विल विदाउट द नीड टू असाइन एनी कॉज दो encouraged to do so only under necessity। तो बेसिकली जनरली अगर मैं कहूं तो मुस्लिम लॉ में हस्बैंड के पास इसकी विल के अकॉर्डिंग, हस्बैंड की विल के अकॉर्डिंग वो जब चाहे तब तलाक दे सकता है विदाउट एनी रीजन। क्यों, क्या था, क्यों था, ऐसा कोई रीजन नहीं, बट जनरली इनकरेज ही किया जाता है कि जब बहुत जरूरी हो तभी डाइवोर्स लेना चाहिए, ठीक है। देन इसको रेपुडिएशन ऑफ मैरिज को बोलते हैं तलाक इस्लामिक टर्म में, ठीक है। देन उसके बाद इस्लामिक लॉ प्रेफर्स रिकंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ओवर डाइवोर्स। तो बेसिकली इस्लामिक लॉ की प्रेफरेंस ये होती है कि शादी ना टूटे बिकॉज वो रिकंसिलिएट करना चाहते हैं
और आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो भी डिस्प्यूट आ रहा हो, बट डाइवोर्स को लास्ट स्टेज पे रखना चाहते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एसेंशियल्स और कंडीशंस ऑफ वैलिड तलाक। इसकी क्या एसेंशियल कंडीशंस है? पहला, कैपेसिटी, वही हस्बैंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, एडल्ट एंड मुस्लिम। तो ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? एडल्ट मतलब 18+। ठीक है, 18+। देन उसके बाद फ्री विल। फ्री विल मतलब कोई भी कोरिजन, इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे में वगैरह अलाउड नहीं होता। ठीक है, और हनाफी सुन्नी लॉ जो है वो अलाउ करता है तलाक अंडर एंगर और इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड भी है, कुछ स्कूल्स मानते हैं, हनाफी स्कूल अलाउ करता है। देन क्लियर इंटेंशन। ठीक है, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि तलाक का क्लियर इंटेंशन है, नेसेसरी इन तलाक हसन एंड ए हसन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब ओरल, रिटन, डायरेक्ट और थ्रू एजेंट। तो बेसिकली या तो खुद ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली आप कह रहे हो, या फिर एजेंट के थ्रू आप कहवा रहे हो, तब भी तलाक मान लिया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोड्स ऑफ तलाक क्या है? हस्बैंड के थ्रू। पहला, सबसे पहले हस्बैंड को प्रायोरिटी दी गई है कि हस्बैंड के पास फुल राइट है डाइवोर्स लेने का। देन इसमें सबसे पहला आता है तलाक ए हसन। मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है। मोस्ट अप्रूव्ड मतलब ये लॉ में प्रेफर्ड है प्लस रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इसमें कैसे होता है तलाक? इसका प्रोसेस क्या है? प्रोनाउंस्ड वंस मतलब तलाक शब्द का प्रोनाउंसमेंट एक बार होता है ड्यूरिंग तुर पीरियड, पीरियड ऑफ प्योरिटी व्हेन वाइफ इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। तो जब वाइफ मेंस्ट्रुएट ना कर रही हो उस पीरियड में एक बार, सिर्फ एक बार तलाक का प्रोनाउंसमेंट होता है, फॉलोड बाय नो कोहेबिटेशन ड्यूरिंग इद्दत पीरियड 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली जब तुर पीरियड चल रहा हो, मतलब जब वाइफ मेंस्ट्रुएट ना कर रही हो, तब एक बार तलाक को प्रोनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद नो कोहेबिटेशन, फिर कोहेबिट नहीं करना है। कब तक? 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, मतलब इद्दत पीरियड तक। ठीक है, देन उसके बाद रिवोकेबल है, बिकम्स इररिवोकेबल आफ्टर इद्दत। तो बेसिकली अगर एक बार आपने प्रोनाउंस कर दिया और उसके बाद यहाँ पे 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक बार आपने कोहेबिट कर लिया, तो वो क्या हो गया? रिवोक हो गया, खत्म हो गया। बट अगर आपने नहीं किया, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, मतलब इद्दत पीरियड ऑब्जर्व हो गया, तब ये क्या होगा? इररिवोकेबल बन जाएगा, फिर आपको इसको हटाया नहीं जा सकता। देन इनकरेज्ड मोड एज पर सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। ए प्रोनाउंसेस तलाक टू बी ड्यूरिंग हर तुर, वेट्स 3 months विदाउट रिवोकिंग इट। तो ये क्या बन गया? ये तलाक कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रेफर्ड है। देन आगे चलते हैं। तलाक ए हसन, वो था तलाक ए हसन। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? ये अप्रूव्ड है। ठीक है, अप्रूव्ड बाय द लॉ है। प्रोनाउंस 3 times इन 3 consecutive तुर विद एब्सिस्टेंस फ्रॉम कोहेबिटेशन। तो बेसिकली 3 तुर पीरियड में 3 बार प्रोनाउंस करना है। सपोज दैट 1, 2 एंड 3, मतलब 3 महीने ऐसे आए जब वाइफ का मेंस्ट्रुअल नहीं चल रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे तलाक प्रोनाउंस किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, तो ये क्या बन गया? ये तलाक हसन हो गया। ठीक है, कैन बी रिवोक्ड बिफोर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। चाहे तो इस वाले के पहले रिवोक कर सकते हैं, बट ये वाला प्रोनाउंसमेंट अगर हो गया थर्ड वाला, तो फिर इरिवोकेबल हो जाता है। ऑन थर्ड प्रोनाउंसमेंट तलाक बिकम फाइनल एंड इरिवोकेबल। ठीक है, एग्जांपल, ए सेज आई डाइवोर्स यू टू बी वंस अ मंथ फॉर 3 months। ठीक है, फाइनल डाइवोर्स। तो 3 महीने तक एक एक बार हर महीने उसने बोला, और फिर फाइनल हो जाएगा जब लास्ट महीने में बोल देगा। ठीक है, देन उसके बाद तलाक बिद्दत। ठीक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि अब नॉट अलाउड है। तो पहले क्या होता था? जनरली ये हुआ क्यों? क्योंकि लोग क्या करते थे, मूड खराब हो, गुस्से में फोन पे बात हो रही है, तलाक 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 बोल दिया, तो दैट मींस डाइवोर्स हो गया। ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड। ये मोस्ट डिसअप्रूव्ड फॉर्म है कि इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल तलाक, सेइंग तलाक 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 इन वन सिटिंग। तो ये क्या है? इमीडिएटली तलाक हो जाता है, इमीडिएटली एंड इररिवोकेबली डिसॉल्व्स द मैरिज। ठीक है, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं इसको सही नहीं माना गया सोसाइटी में, क्योंकि गुस्सा तो कभी भी आ जाता है, और उसके बेसिस पे मैरिज जैसी चीज को डिसॉल्व कर देना इज नॉट गुड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये है डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडिया बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया इन दिस केस लॉ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है क्या? तलाक बिद्दत। तो तलाक हसन, तलाक हसन ये अलाउड है सब। ठीक है, देन उसके बाद अदर मोड्स ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम लॉ, दैट इज बाय इला, ILA, इला। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स। कैसे? हस्बैंड स्वेयर्स नॉट टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद हिज वाइफ फॉर 4 months और मोर। ठीक है, आफ्टर 4 months मैरिज इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड अनलेस रिट्रैक्टेड। तो अगर हस्बैंड ऐसा कोई कसम खा ले कि वो वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा फॉर 4 months, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 4 months, तो अगर 4 months से ज्यादा वो नहीं करता, तो उस केस में जो मैरिज है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद जिहर, ये आता है ई टाइप का जिहर,
प्री इस्लामिक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, नाउ सिंबॉलिक, ठीक है। हस्बैंड कंपेयर्स वाइफ टू हिज मदर सिस्टर सेइंग एग्जांपल यू आर टू मी लाइक द बैक ऑफ माय मदर, ठीक है। तो बेसिकली जब हस्बैंड अपनी वाइफ की तुलना किससे कर दे, सिस्टर से या फिर मदर से कर दे, तो क्या होगा, ये वाला डाइवोर्स जिहर वाले से हो सकता है। कंसिडर्ड अ सिन अनलेस अटेन्ड थ्रू पेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसको पाप माना जाता है कि ऐसा करना एक महापाप है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, ठीक है। तो इसमें वाइफ का राइट बन जाता है डाइवोर्स लेने का, ठीक है। देन तलाक उल तफवीज, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, दैट इज डेलीगेटेड तलाक। तो बेसिकली आपको ये सारे नाम भी याद रखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। द हस्बैंड डेलीगेट्स द राइट ऑफ डाइवोर्स टू वाइफ और थर्ड पार्टी। तो हस्बैंड ने अपना राइट क्या करा, डेलीगेट कर दिया, किसको, वाइफ को या फिर किसी थर्ड पार्टी को, कि जब उसके अकॉर्डिंग होगा तो तलाक हो जाएगा, ठीक है। मस्ट बी डन बिफोर और आफ्टर मैरिज इन द निकाहनामा और ओरली। तो या तो निकाहनामा में लिख दिया जाएगा या फिर ओरली कह दिया जाएगा, तो वो चीज मान ली जाएगी। वाइफ कैन डिवोर्स हरसेल्फ अंडर द कंडीशंस सेट। तो जो भी कंडीशंस होगी उसमें वाइफ खुद को ही तलाक दे देगी, क्योंकि हस्बैंड ने अपना राइट वाइफ को दे दिया है, ठीक है। देन उसके बाद केस लॉ है। देन आगे चलते हैं, अब आ जाओ इस वाले टाइप पे, मतलब डाइवोर्स बाय वाइफ। अभी तक तो हम हस्बैंड के राइट पढ़ रहे थे, अब वाइफ के हैं, या फिर अगर म्यूचुअल कंसेंट से लेना चाहें दोनों तो क्या होगा। तो सबसे पहले आता है इसमें खुला, दैट इज डाइवोर्स बाय वाइफ विद कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, वाइफ इनिशिएट्स डाइवोर्स ऑफर टू रिटर्न मेहर और अदर कंपनसेशन। तो जो भी मेहर प्रॉमिस हुई है, अगर वाइफ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो अपनी मेहर को छोड़ के, मतलब रिटर्न करके या फिर कोई और कंपनसेशन देके डाइवोर्स को परचेज कर सकती है, खरीद सकती है, ठीक है। रिक्वायर्स हस्बैंड्स कंसेंट दो मॉडर्न कोर्ट्स में ओवरराइड। तो बेसिकली इसमें हस्बैंड की कंसेंट रिक्वायर्ड है, मतलब खरीदी जाएगी, ठीक है। देन बिकम्स इररिवोकेबल वंस ग्रांटेड। तो अगर एक बार ग्रांट हो गया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। एंड देन दीज आर योर केस लॉ। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज मुबारक, दैट इज म्यूचुअल डाइवोर्स, जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही म्यूचुअली एग्री करते हो, बोथ पार्टी म्यूचुअली एग्री टू सेपरेट। तो एग्री कर रहे हैं सेपरेट होने के लिए, इनिशिएटेड बाय ईदर पार्टी, बोथ मस्ट कंसेंट। इसमें कंसेंट दोनों की होनी चाहिए, कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ। देन उसके बाद आता है लियन, मतलब फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री। तो अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री करा, तो वाइफ के पास राइट आ जाता है कि वो डाइवोर्स ले सकती है। तो इफ हस्बैंड फॉल्सली एक्यूजेस वाइफ ऑफ एडल्ट्री एंड कैन नॉट प्रूव इट, फॉल्स होना चाहिए, अगर ट्रू है तो नहीं हो सकता, फॉल्स एक्यूजेशन है और प्रूव नहीं कर सकता, तो वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए एलिजिबल हो जाती है। देन उसके बाद ये केस लॉ। उसके बाद आगे चले तो फर्स्ट मींस जुडिशियल डिसोल्यूशन। जुडिशियल डिसोल्यूशन मतलब जब कोर्ट जो है वो डिसॉल्व करे मैरिज को, तो दैट इज फर्स्ट। तो फर्स्ट बेसिकली क्या है, जब कोर्ट ग्रांट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाई है उसी के बेसिस पे कोर्ट ग्रांट कर सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो लास्ट टॉपिक आता है वो कवर करेंगे हम इसमें। तो ग्राउंड्स बेसिकली कहां पे है, सेक्शन 2 में ग्राउंड्स प्रोवाइडेड है। ये आप ध्यान से देख लोगे कि जो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट है, कौन सी एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसमें ग्राउंड्स प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले ग्राउंड्स क्या है, क्रुएलिटी, जहां पे क्रुएलिटी होती है, या फिर नॉन मेंटेनेंस ऑफ वाइफ है फॉर 2 years और मोर, ठीक है। हस्बैंड क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देन इनकार्करेशन फॉर 7 years प्लस, मतलब हस्बैंड को सजा हो चुकी है फॉर 7 years और मोर, मतलब हस्बैंड क्या है, इन जेल है फॉर 7 years और मोर। कन्विक्ट है, जब तक कन्विक्शन की जजमेंट नहीं आती तब तक इस ग्राउंड का एलिजिबिलिटी नहीं बनती, मतलब अंडर ट्रायल है तो ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता। कन्विक्ट होने के बाद ये ग्राउंड अवेलेबल हो जाता है। देन हस्बैंड जो है वो इंसेन है या फिर लेप्रोसिस है, सफर कर रहा है। एंड देन वाइफ जो है 15 साल से पहले अगर उसकी शादी हो गई थी, 15 साल से पहले मतलब प्यूबर्टी वाले टाइम में उसकी शादी हो गई थी, और रेपुडिएट करना चाहती है बिफोर 18 तो कर सकती है। देन उसके बाद मिसिंग हस्बैंड फॉर 4+ years। तो अगर हस्बैंड मिसिंग है 4 साल से ज्यादा तो भी ये डिवोर्स क्लेम किया जा सकता है अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद दीज आर योर केस लॉ। फिर से कोई भी एक केस लॉ आप अपने एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद अगेन समरी टेबल, ये आपको पूरी समरी है कि किस तरीके से तलाक क्या होता है, क्या मतलब है किस चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले तलाक ए हसन, जिसमें मोस्ट प्रेफर्ड है, मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हस्बैंड का पूरा राइट है और रिवोकेबल है ड्यूरिंग इद्दत, अगर चाहे तो रिवोक किया जा सकता है। एंड देन कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, और एग्जांपल क्या है, मोस्ट अप्रूव्ड, ठीक है, मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म है। देन उसके बाद तलाक ए हसन, ये था ए हसन और ये था हसन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए हसन अलग है, हसन अलग है, ठीक है। हस्बैंड का ही राइट है यस, ठीक है, रिवोक किया जा सकता है अगर थर्ड प्रोनाउंसमेंट से पहले, तुर पीरियड के थर्ड प्रोनाउंसमेंट से पहले चाहे तो रिवोक कर सकता है, और ये कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ट्रेडिशनल मोड है, ठीक है। देन उसके बाद बिद्दत, ये नहीं अलाउड है, नाउ इलीगल है, दैट इज ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, याद रखना, बिद्दत, बिद्दत से रिलेट करना ट्रिपल तलाक, और बिद्दत से रिलेट करना बानो,
ठीक है, तो शायरा बानो केस इसमें आया था जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। देन आगे चले, देन इला में हस्बैंड का राइट है, यहाँ पे रिवोकेबल नहीं होता, ठीक है, और अगर 4 मंथ से ज्यादा किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया अपने वाइफ के साथ तो ये डाइवोर्स एप्लीकेबल हो जाता है इन केस ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। देन कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें भी नहीं होता और कंस्ट्रक्टिव तलाक है। देन सिमिलरली आ जाता है जिहर, तलाक उल तफवीक एंड देन खुला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब चीजें डाइवोर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं, मुबारक, लियन एंड फर्स्ट। तो ये बेसिकली क्या है, सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो बेसिकली ये आपका डाइवोर्स के केसेस हैं। एंड देन फाइनली ये आपका कंक्लूजन आ जाता है। इसी के साथ हमारा डाइवोर्स यानी कि तलाक टॉपिक भी ओवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन खत्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी यूनिट फिनिश हो गई, यूनिट नंबर 2 ऑफ द फैमिली लॉ 1, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 2 खत्म फैमिली लॉ की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर अपडेट्स।